हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर पीसी गुप्ता आज एक फिर नए वीडियो के साथ मौजूद हूँ। और फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो सहगामी सामाजिक प्रक्रिया यानी एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस की सीरीज के अंतर्गत है। और सहगामी प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम बात करेंगे व्यवस्थापन की, यानी समायोजन क्या है। और व्यवस्थापन के अंतर्गत यानी समायोजन के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे उसका अर्थ, व्यवस्थापन की परिभाषाएं, साथ ही साथ उसकी प्रकृति के साथ व्यवस्थापन के प्रकार कितने हैं, उसकी पद्धतियां क्या हैं, और इसके साथ साथ ही हम चर्चा करेंगे व्यवस्थापन के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं व्यवस्थापन या समायोजन के अर्थ की, यानी मीनिंग ऑफ एकोमोडेशन। फ्रेंड्स, व्यवस्थापन या समायोजन जो है वो एक सहयोगी प्रक्रिया है। ये संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने वाला पहला कदम होता है, यानी प्रथम चरण हम इसे कह सकते हैं। क्योंकि जब भी दो विरोधी पक्ष प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन या संघर्ष यानी झगड़ा समाप्त करके सहयोग करना चाहते हैं, तो वो पहले एक दूसरे के साथ व्यवस्थापन स्थापित करते हैं। व्यक्ति या समूह निरंतर प्रतिस्पर्धा या संघर्ष कर ही नहीं सकता। प्रतिस्पर्धा या संघर्ष की स्थिति को टालने के लिए, यानी झगड़े या कंपटीशन की जो स्थिति पैदा होती है उसको टालने के लिए ही जो समझौता किया जाता है फ्रेंड्स, उसे ही व्यवस्थापन या फिर समायोजन कहते हैं। क्योंकि संघर्षरत व्यक्ति या समूह कभी तो स्वयं ही आपस में ही समायोजन कर लेते हैं, व्यवस्थापन कर लेते हैं, और या फिर कई बार क्या होता है कि उसमें उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति की, किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ जाती है। तो फ्रेंड, व्यवस्थापन हो जाने का तात्पर्य लेकिन ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि व्यवस्थापन करने वाले भविष्य में कभी संघर्ष करेंगे ही नहीं, कंपटीशन करेंगे ही नहीं, और वो हमेशा हमेशा एक दूसरे के लिए सहयोग ही करेंगे। व्यवस्थापन में संघर्ष के बीज जो हैं फ्रेंड्स मौजूद रहते हैं, और इस प्रकार व्यवस्थापन संघर्ष को या उस प्रतिस्पर्धा को कुछ समय के लिए टालने की स्थिति भी है। और संभवतः इसीलिए ही जोन्स लिखते हैं कि एक अर्थ में व्यवस्थापन असहमत रहने के लिए समझौता कहा जा सकता है, और वहीं समनर इसे विरोधी सहयोग की संज्ञा देते हैं। और फ्रेंड, जब हम इसकी परिभाषाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ऑकबर्न और निमकॉफ की परिभाषा लेते हैं। इनके अनुसार व्यवस्थापन वह शब्द है जिसका प्रयोग समाजशास्त्री आक्रामक व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा किए जाने वाले सामंजस्य के लिए करते हैं। वहीं बोगार्डस के अनुसार व्यवस्थापन मित्रतापूर्ण आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है जिसमें सहिष्णुता, पंच निर्णय और समझौते के द्वारा चेतन रूप से सामंजस्य किया जा सकता है। और वहीं फिचर कहते हैं कि व्यवस्थापन सामाजिक प्रक्रिया के उस स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह संघर्ष को रोकने, कम करने या फिर उसे समाप्त करने के लिए अंतःक्रिया करते हैं। और गिलिन एंड गिलिन कहते हैं कि व्यवस्थापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतियोगी एवं संघर्षरत व्यक्ति एवं समूह प्रतिस्पर्धा, विरोध या संघर्ष के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ अपने संबंधों का सामंजस्य कर लेते हैं। जबकि व्यवस्थापन को ही परिभाषित करते हुए र्यूटर एवं हार्ट लिखते हैं कि एक प्रक्रिया के रूप में व्यवस्थापन प्रयत्नों का वह अनुक्रम है जिसके द्वारा मनुष्य परिवर्तित अवस्थाओं द्वारा आवश्यक बनाई गई आदतों एवं मनोवृत्तियों का निर्माण करके जीवन की परिवर्तित अवस्थाओं से एकता स्थापित करता है। तो फ्रेंड्स, इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापन संघर्ष से सहयोग की ओर होने वाला या सहयोग की ओर अग्रसर होने का एक प्रयत्न है। इसमें संघर्षरत व्यक्ति जो है या फिर समूह एक दूसरे के प्रति अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को, अपने एटीट्यूड में जो है वो चेंजेस लाता है, और चेंजेस लाने के साथ साथ आपस में कोऑपरेट करने की बात करते हैं और उनमें कोऑपरेशन बढ़ता है।
फ्रेंड्स, व्यवस्थापन को हम एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस या फिर एक अवस्था यानी कंडीशन दोनों ही रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अगर हम एक प्रोसेस के रूप में व्यवस्थापन की बात करें तो व्यवस्थापन में व्यक्ति या समूह यानी कोई ग्रुप परस्पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। वो आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए अपने प्रयास करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं विवाह करके एक नव विवाहित वधू जो है ससुराल में आकर वहाँ के वातावरण से धीरे धीरे एडजस्ट करना सीखती है, सामंजस्य करना सीखती है। इसी प्रकार गांव से शहर आकर, छोटे शहर से बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाकर पढ़ने वाले स्टूडेंट या जॉब करने वाले लोग उस शहर के, उस गांव के या उस परिवार के वातावरण के साथ एडजस्ट करके, सामंजस्य स्थापित करके व्यवस्थापन या समायोजन कर ही लेते हैं। लेकिन जब हम एक अवस्था के रूप में, कंडीशन के रूप में बात करें तो इसको जो है र्यूटर और हार्ट लिखते हैं कि एक अवस्था के रूप में व्यवस्थापन संबंधों की एक व्यवस्था है जो समूह में व्यक्ति की स्थिति या संपूर्ण सामाजिक संगठन में समूह की स्थिति को परिभाषित करती है। तो फ्रेंड्स, एक व्यक्ति या समूह को समाज में जो स्थिति प्रदान की जाती है या उसे जो जिस रूप में स्वीकार किया जाता है, कह सकते हैं जैसे किसी धर्म विशेष में या जाति विशेष में जब किसी एक व्यक्ति को किसी निश्चित जाति के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है या किसी धर्म में किसी जाति की स्थिति, कह सकते हैं जैसे हम हिंदू धर्म की अगर बात लें तो हिंदू धर्म में एक जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति और व्यक्ति की एक निश्चित स्थिति है जिसे जाति और व्यक्ति के रूप में लोग स्वीकार करते हैं, समाज स्वीकार करते हैं और उसके साथ उसी के अनुरूप आचरण किया जाता है। हालांकि ये चीज़ें अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, जाति व्यवस्था समाज में बहुत गहरे बैठी हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर जाति व्यवस्था लगभग समाप्त सी हो गई है। लेकिन जैसे विवाह संबंधों की बात होती है जहाँ जाति व्यवस्था की अपने आप में गहरी पैठ है, तो उस संदर्भ में हम जो है उससे उसी के अनुरूप आचरण की उम्मीद करते हैं और स्वयं भी उससे वैसा ही आचरण किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, इतनी डिटेल के बाद जो है हम व्यवस्थापन की प्रकृति यानी नेचर ऑफ अकोमोडेशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो उसके पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की अधिकांशतः अचेतन प्रक्रिया, यानी व्यवस्थापन की प्रक्रिया जो है वो मोस्टली अधिकांशतः अचेतन रूप से चलती है। कई बार जब व्यवस्थापन जानबूझकर किया जाता है तो एक चेतन प्रक्रिया होती है, लेकिन हम जीवन में अचेतन रूप से कई बार कई परिस्थितियों से, कई व्यक्तियों से, कई सिचुएशंस में जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करते हैं, व्यवस्थापन करते रहते हैं। वहीं निरंतरता, व्यवस्थापन की प्रक्रिया जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये व्यक्ति के जीवन के साथ साथ चलती रहती है। साथ ही साथ यह प्रक्रिया धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, मतलब इन सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। इन शॉर्ट हम इसे कह सकते हैं कि यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो सभी जगह पाया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, व्यवस्थापन की प्रकृति में प्रेम और घृणा का भी मिश्रण पाया जाता है, क्योंकि जब व्यवस्थापन करने वाले व्यक्ति और समूह अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं तो एक दूसरे के प्रति उनमें या तो घृणा पैदा होती है या प्रेम पैदा होता है, जैसा भी उनका अतीत रहा होता है। लेकिन उन यादों को याद करते हुए अगर वो यादें खराब हैं, उनसे घृणा उनमें पैदा होती है, लेकिन वर्तमान में वो सहयोग चाहते हैं, तभी तो व्यवस्थापन होता है। यानी जब वो सहयोग चाहते हैं, एडजस्टमेंट चाहते हैं, एक दूसरे के साथ समायोजन करना चाहते हैं, तो उस समय प्रेम का प्रदर्शन भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो करना उनकी मजबूरी होती है या परिस्थिति की मांग होती है, मन में थोड़े भाव घृणा के भी रहते हैं, लेकिन प्रदर्शन सहयोग के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, व्यवस्थापन के लिए वो प्रेम का ही करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, संघर्ष का परिणाम, व्यवस्थापन जो है संघर्ष का परिणाम भी है, क्योंकि
कोई भी संघर्षकारी पक्ष अधिक समय तक संघर्ष कर ही नहीं सकता, उसे सामंजस्य और आवश्यकता अनुसार सहयोग करना ही होता है। इसलिए व्यवस्थापन को सहयोग की ओर बढ़ने वाला प्रथम चरण कहा गया है। और अब बारी आती है व्यवस्थापन के प्रकार की, यानी समायोजन के प्रकार की। तो फ्रेंड्स, गिलिन और गिलिन ने व्यवस्थापन के 2 प्रकारों का उल्लेख किया है, समन्वयात्मक व्यवस्थापन और अधीनस्थ व्यवस्थापन। फ्रेंड, समन्वयात्मक व्यवस्थापन यानी कोऑर्डिनेटिव अकोमोडेशन, तो फ्रेंड ये जो है ये समान पक्षों के बीच होता है। 2 समान शक्ति वाले समूह, व्यक्ति या राष्ट्र संघर्ष को टालने के लिए जो समझौता करते हैं उसे हम समन्वयात्मक व्यवस्थापन कहते हैं। इस प्रकार के व्यवस्थापन में दोनों पक्ष परस्पर लेन देन करते हैं, एक दूसरे के सामने शर्तें रखते हैं, एक दूसरे की मांगे मानते हैं। इस प्रकार का व्यवस्थापन फ्रेंड्स परिवार के सदस्यों के बीच भी हो सकता है, व्यापारियों के बीच या 2 राष्ट्रों के बीच भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम और एग्जाम्पल में जाएं तो पति पत्नी में भी जब संघर्ष होता है तो उसके बाद व्यवस्थापन होता है, एक एडजस्टमेंट होता है जिसका उद्देश्य जो है परिवार को टूटने से बचाना होता है। और कई बार क्या होता है, इस व्यवस्थापन में तीसरे पक्ष की भी सहायता लेनी पड़ती है, जैसे या तो कोई मीडिएटर आकर उनके बीच समझौता करा देता है, या फिर कई बार ये बात जब ज़्यादा बढ़ जाती है, संघर्ष की सीमा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पति पत्नी आपस में या कोई तीसरा पक्ष भी समझौता उस समय नहीं करा पाता, तो न्यायालय मध्यस्थ बनकर या कहिए तीसरा पक्ष बनकर, या जो विधिक सलाहकार यानी जो मैरिज काउंसलर होते हैं, लीगल काउंसलर होते हैं, उनको तीसरे पक्ष के रूप में शामिल कर कर सहयोग लिया जाता है और संबंधों में व्यवस्थापन या समायोजन या एडजस्टमेंट किया जाता है। वहीं इसका दूसरा प्रकार है अधीनस्थ व्यवस्थापन यानी सब ऑर्डिनेटिव अकोमोडेशन। फ्रेंड्स, ये व्यवस्थापन उन पक्षों के बीच होता है जिनमें एक पक्ष शक्तिशाली और दूसरा उससे कमज़ोर होता है। एग्जाम्पल हम जैसे युद्ध में कोई एक शक्तिशाली राष्ट्र है, देश है, जब वो विजय होने के बाद, जीतने के बाद हारे हुए राष्ट्र पर अपनी शर्तें थोपता है, अपनी मांगे मनवाता है, और हारे हुए राष्ट्र पर जो है मजबूरन उसके पास कोई चारा नहीं होता, उसे जीते हुए राष्ट्र की जो है शर्तें माननी पड़ती हैं। यानी 2 देशों में अगर युद्ध हो रहा हो तो एक हार रहा है एक जीत रहा है, तो जीतने वाला जो है हारे हुए देश पर जो है अपनी शर्तें, अपनी मांगे, अपनी कंडीशंस थोपता है, और जो राष्ट्र हारता है उसे जो है उन शर्तों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऐसे ही कोई छोटा कोई व्यापारिक फर्म है, कोई संस्थान है, तो कई बार वो अपने को चलाने के लिए, अपने को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए बड़े बड़े संस्थानों से, बड़ी बड़ी फर्मों के साथ जो है उनकी शर्तों के अनुसार अपने व्यापारिक समझौते करता है, अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। तो फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि व्यवस्थापन में जो है, इस तरह के व्यवस्थापन में कमज़ोर पक्ष जो है अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करता है, दूसरे यानी मजबूत पक्ष के शर्तों के साथ एडजस्टमेंट करके। और फ्रेंड्स, अब बारी आती है व्यवस्थापन की पद्धतियों की, यानी उसके मेथड्स की। तो गिलिन और गिलिन ने व्यवस्थापन की कुछ पद्धतियों का उल्लेख किया है जिनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है दबाव, या कहिए किसी पर बल प्रयोग करना, किसी को प्रेशराइज करना। तो दबाव जो है, इस तरह का दबाव फ्रेंड्स मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से हो सकता है। इसमें जो है कमज़ोर पक्ष शक्तिशाली पक्ष के सामने झुकता है, शक्तिशाली पक्ष कहीं कमज़ोर को नष्ट ना कर दे, अतः वह शक्तिशाली की इच्छा एवं शर्तों के अनुसार काम करने को जो है वो तैयार हो जाता है। तो इस तरह के पद्धति को जो है बल प्रयोग, दबाव या प्रेशर की मेथड या पद्धति कहा जाता है। दूसरी बात आती है फ्रेंड्स समझौता। समझौता जो है 2 समान पक्षों में होता है। इसमें दोनों पक्ष परस्पर आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ रियायतें, कुछ त्याग या शर्तों को मानते हैं। 2 समान शक्ति वाले राष्ट्र या समूह या व्यक्तियों या कहिए जो है व्यापारिक संस्थान जो होते हैं, उनमें समझौते के आधार पर ही सामान्यतः व्यवस्थापन किया जाता है। तो और फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट आता है इसमें सहिष्णुता यानी टॉलरेशन का। तो फ्रेंड्स, इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की बातों को सहन करते हैं। इसमें कोई भी पक्ष एक दूसरे को ना तो अपने व्यवहार को बदलने, ना अपने व्यवहार को स्वीकार करने को कहता है।
इसमें क्या है, दोनों पक्ष स्वयं ही अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर स्थिति के साथ, उस सिचुएशन होती है उसके साथ एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। और ये जो है प्रक्रिया जो है टॉलरेशन की या सहिष्णुता की, ये एक पक्षी भी हो सकती है और पारस्परिक भी हो सकती है। यानी कोई एक व्यक्ति भी इसको अपना सकता है और दोनों पक्ष भी उसको अपना सकते हैं। अगर हम सर उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो भारत में जो विभिन्न धर्मों के प्रति जो धार्मिक सहिष्णुता है, इसको हम जो है एक व्यवस्थापन का एक बहुत बेहतरीन हम उदाहरण कह सकते हैं। अगली पद्धति के रूप में हम स्थिति परिवर्तन को लेते हैं, कन्वर्शन को लेते हैं। फ्रेंड्स, इस शब्द का प्रयोग नॉर्मली एक व्यक्ति द्वारा अपनी निजी संस्कृति के स्थान पर दूसरी संस्कृति को अपनाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड, धर्म के क्षेत्र में इस प्रक्रिया का अध्ययन ज़्यादा किया जाता है। जैसे एक हिंदू जो है मुसलमान, ईसाई या कोई अन्य धर्म को अपनाता है, तो उस स्थिति को जो है स्थिति परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, या इसमें ये कह सकते हैं कि कोई राजनीतिक दल का कोई सदस्य अपने दल से अलग होकर किसी दूसरे दल की सदस्यता लेता है, यानी दल बदल की जो स्थिति होती है वो भी जो है इसी के अंतर्गत आती है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है शोधन या निर्मलीकरण। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत व्यक्ति या समूह अपने पुराने स्वीकृत कार्यों के स्थान पर नवीन कार्यों को प्रस्तुत करता है, नए नियमों को बनाता है, और वो ऐसे कार्य या ऐसे नियम या ऐसे मूल्य होते हैं जिनको अपोजिशन यानी विरोधी पक्ष जो है वो अपनी स्वीकृति दे देता है। यानी इसमें पुरानी बातों में जो है वो संशोधन किया जाता है, पुराने मूल्यों में संशोधन किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं इसमें पुराने मूल्यों के स्थान पर नए मूल्य स्थापित किए जाते हैं या नए मूल्य गढ़े जाते हैं। इसके बाद बात आती है फ्रेंड्स युक्तिकरण की। तो युक्तिकरण में व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों से तर्क के आधार पर सामंजस्य करता है, यानी वो जो भी एडजस्टमेंट उसका होता है वो एक लॉजिक के आधार पर उसका होता है। इसमें व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड और बिहेवियर का जो है वो समर्थन करता है। वो कहता है कि जिस परिस्थिति में वो जो उसकी एटीट्यूड है या जो उसका बिहेवियर है वो उस परिस्थिति में वही उचित है ना। तो जो इस तरह की चीज़ होती हैं वो जो है युक्तिकरण के भी अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा अंतिम पॉइंट है इसका पंच निर्णय। पंच निर्णय भी व्यवस्थापन की एक विधि है। इसमें दोनों पक्षों के बीच एक मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर या फिर पंच जिसे हम कहते हैं वो होता है, जो दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास करता है और कराता है। तो जब दोनों पक्ष परस्पर मिलकर प्रत्यक्ष रूप से समझौता करने में असफल हो जाते हैं, यानी वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो जो तीसरा व्यक्ति जो होता है, जो पंच निर्णय या जिसे हम मीडिएटर कहते हैं, उसके द्वारा समझौता कराया जाता है। नॉर्मली फ्रेंड्स क्या होता है, कोई दो लोगों का विवाद है या कोई कह सकते हैं दो समूहों का विवाद है, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के संघर्ष को टालने के लिए भी कई बार पंच निर्णय यानी कि मीडिएटर्स का जो है वो सहारा लिया जाता है। और अंत में हम बात कर लेते हैं व्यवस्थापन के परिणामों की, या कहिए समायोजन के परिणामों की, रिजल्ट्स ऑफ एकोमोडेशन। तो फ्रेंड्स इसके कुछ परिणाम निकलते हैं, वो हमको पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यवस्थापन जो है प्रतिस्पर्धा, प्रतिरोध और संघर्ष जैसी विघटनकारी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और समाज में एकता और संगठन बनाए रखने में अपना योग देता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि यदि व्यवस्थापन द्वारा मजदूरों के विवादों का निपटारा न किया जाए तो उस संस्थान की जो है अर्थव्यवस्था लगभग ठप्प सी हो जाएगी। इसी तरह अगर हम समाज की बात करें तो पति पत्नी के विवादों का अगर निपटारा ना किया जाए, उनके बीच समझौता ना कराया जाए, तो समाज में परिवार के विघटन होने की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाएगी। वहीं व्यवस्थापन समूह में व्यक्ति की परिस्थिति का पुनर्निर्धारण भी करता है। संघर्ष अथवा विरोध के द्वारा स्थापित परिस्थितियां जो हैं वो छिन्न भिन्न हो जाती हैं, जिन्हें व्यवस्थापन द्वारा पुनः व्यवस्थापित करके व्यवस्थित और स्थापित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, संघर्ष, विरोध एवं प्रतिस्पर्धा के समाप्त होने के बाद दोनों पक्षों में पहले व्यवस्थापन होता है और उसके बाद
आत्मसात होता है। यानी कि कह सकते हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे के मूल्यों, विचारों और संस्कृति से परिचित होते जाते हैं, एक दूसरे के प्रति एक सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाते हैं, और इससे जो है हम कह सकते हैं कि आत्मसात का मार्ग जो है खुलता है, प्रशस्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम फ्रेंड्स, व्यवस्थापन नई परिस्थितियों से सामंजस्य करने के लिए संस्थाओं एवं व्यक्तियों में सुधार लाता है। व्यवस्थापन विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में तालमेल स्थापित करता है या कहिए तालमेल बैठाता है, और साथ ही साथ व्यवस्थापन प्रतियोगिताओं के बीच होने वाले व्यर्थ के खर्च को भी रोकता है और उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर अच्छी वस्तुएं दिलाने में या कहिए उपलब्ध कराने में भी सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको इसके माध्यम से व्यवस्थापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।